Hello everybody, how are you? I hope all are fine and healthy during this lockdown. So stay home and stay safe. मैं पिंटू शेयर इंग्लिश फैकल्टी आप सभी बच्चों का सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज के इस टॉपिक में ग्रामर में जो आपका चल रहा है टॉपिक मॉडल वर्ब, उसकी ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया गया, क्या बताया गया, इस बात की जानकारी मैं ज़रा एक समरी में थोड़ा सा बता दूं। कल के पिछले लेक्चर में आपको यूज ऑफ बिल और यूज ऑफ वुड बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। आई होप कि कल के लेक्चर को स्टूडेंट्स लोग ने काफ़ी एंजॉय किया होगा, बिकॉज कि देयर आर सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, शॉर्ट ट्रिक्स एंड एग्जाम्पल्स आर वेयर रिटेन इन द प्रीवियस क्लासेस। तो ये तो कल की बातें। तो चलिए आज की बातों में ऐसा करते हैं कि आज क्या पढ़ना है जरा इस बात के कंटेंट में जान लें। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मॉडल वर्ब जो कि अब समाप्ति की ओर आने वाला है, ये चैप्टर अब फिनिश होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक ये चैप्टर चल रहा है तब तक सभी बच्चे जिनको जिस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा उस टॉपिक को क्या करें, उस वीडियो को, उस क्लास को फिर से आप YouTube पर जाएं, YouTube पर मेरे चैनल पर जाएं और वहाँ से आप लोग फिर से उसे खोल करके पढ़ने की कोशिश करें। इसी कारण देखें कि आपको जब मैंने मॉडल वर्ब शुरू किया तो मॉडल वर्ब में हर क्लास में, हर लेक्चर में एक सिंपल टॉपिक को एक साथ कंबाइन किया गया। जैसे आपने देखा होगा कि बेसिक क्लास खत्म हुआ मॉडल वर्ब का, उसके बाद अब कहा लिया गया क्या, कैन कुड एक साथ, मे माइट एक साथ, उसी तरह से सेल शुड एक साथ और विल वुड एक साथ। तो अब जहाँ तक आपकी जानकारी होगी, आपको याद होगा, तो आपको लिखाया गया था बेसिक क्लास में कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कुल 10 तरह के नियम पढ़ने होते हैं। ओके, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें से आपका ध्यान देंगे 4 क्लास में आपका 8 नियम फिनिश कर चुका हूं। वो 4 क्लास कौन कौन है, तो आपका एक पढ़ाया गया जिसमें आपको कैन कुड का प्रयोग एक साथ 2 नियम हो गया। उसके बाद मे माइट एक साथ 4 हो गया। फिर विल वुड 6 हो गया। फिर सेल शुड 8 हो गया। अब कितना बचा जी, 2। तो जो 2 टॉपिक बचा वो आपका हो जाएगा मॉडल का लास्ट टॉपिक। उसके बाद एक मार्जिनल पढ़ना है आपको, जो कि मॉडल वर्ब का एक पार्ट है, जो मॉडल का तीसरा पार्ट है मार्जिनल, जो कि आपको बेसिक क्लास में बताया गया था जब मैं आपको ये मॉडल वर्ब का बेसिक क्लास पढ़ा रहा था तब। तो चलिए ये सब बातें और भी होती रहेगी, किसका कौन सा पार्ट्स बाकी है या कौन सा पार्ट्स पढ़ाना है, ये सभी बातों को नज़र में रखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से आगे क्लास शुरू किया जाता है। तो आज के लेक्चर 8 में, मॉडल वर्ब के लेक्चर 8 में क्या पढ़ना है उस कंटेंट के बारे में जरा जान लें, क्योंकि ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज। एक ज्ञान के लिए, मॉडल वर्ब अच्छा जानकारी के लिए इस टॉपिक को पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए पहले ध्यान देते हैं कि कौन कौन सा आज का कंटेंट है जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा इस लेक्चर 8 में। तो सबसे पहला जो कंटेंट आपका होगा वो नंबर 1, जिसमें आपको पढ़ना होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। पहला आपका हो गया यूज ऑफ आउट टू। ध्यान रहे OUT नहीं बल्कि OUGHT, आउट, और साथ में क्या चाहिए, टू, TO2, क्योंकि आउट के साथ हमेशा टू लगता है। ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में जब हुआ था मॉडल का, तो मॉडल में मैंने लिखा चुका था। अब आइए नंबर दूसरा टॉपिक आज के क्लास का। दूसरा आपका हो जाएगा, इसका हेडिंग यूज ऑफ मस्ट, MUST, यूज ऑफ मस्ट। तो आज के इस लेक्चर में आपको मुख्य 2 टॉपिक कौन कौन, यूज ऑफ आउट टू और यूज ऑफ मस्ट, ये दोनों चीज पढ़ने हैं। लेकिन जरा सा इसका हिंदी देख लें आप कि हिंदी क्या होता है।
तो इन दोनों का इन दोनों का अगर हिंदी की बात करते हैं तो इन दोनों का हिंदी क्या होता है जी? चाहिए। अब आपके दिमाग में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा होगा कि सर कल आपने पिछले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया यूज ऑफ शुड का हिंदी क्या था जी? चाहिए। और आज यहाँ लिख रहे हैं आप कंटेंट में कि यूज ऑफ आउट टू एंड यूज ऑफ मस्ट, बोथ द हिंदी मीनिंग इज ऑल्सो चाहिए। तो देखा जाए तो कल का एक टॉपिक शुड और आज का 2 टॉपिक आउट टू और मस्ट, ये तीनों का हिंदी क्या हो रहा है जी? चाहिए हो रहा है। तो चाहिए अगर तीनों का हिंदी हो रहा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? इट मीन्स कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई द फाइनली फिल इन द ब्लैंक्स एज मस्ट और ought to और शुड। तो आपके दिमाग में जाहिर सी बात है कि ऐसा सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर तीनों का एक ही हिंदी मीनिंग होता है चाहिए, तो क्वेश्चन में हम कैसे चेक कर पाएंगे, कैसे फाइनली डिसाइड ले पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन में हमको शुड भरना है या आउट टू भरना है या फाइनली मस्ट भरना है। तो यही सब चर्चा आज के इस लेक्चर में मैं करने वाला हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में इस मस्ट से बस एक ही नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंस इसलिए है बच्चों क्योंकि यहाँ पर तीनों में आपको डिफरेंस बताया जाएगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ पर मस्ट, कहाँ पर आउट टू, कहाँ पर शुड। ओके, तो ये है आज के लेक्चर का एक खास इंपॉर्टेंस बातें कि तीनों में कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कैसे हमें कहाँ पर किस कंडीशन में क्या अप्लाई करना होगा। दूसरी खास बात यह है कि मॉडल में 10 नियम पढ़ना था, तो 10 नियम आज आपको फिनिश होने वाला है। तो ये कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो मॉडल का जो टॉपिक है वो फिनिश होने वाला है। हाँ, चैप्टर आपका फिनिश नहीं होने वाला है, चैप्टर ही बच रहा है, चैप्टर में कुछ चलेगा भी 1-2 क्लास, लेकिन आपका जो ये टॉपिक है मॉडल वर्ब वो आपको फिनिश होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और ज्ञान की बातों के साथ साथ आप ये जानने की कोशिश करें कि कैसे कैसे कंडीशन में मस्ट, आउट टू और शुड को अलग अलग प्रयोग किया जाता है। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं आज का क्लास, और क्लास के साथ बने रहें और जो क्वेश्चन हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते रहें। तो यहाँ शुरू होता है आज का क्लास, यूज ऑफ आउट टू। आप यहाँ पर हेडिंग देख रहे हैं बच्चों, क्या दिया गया हेडिंग जी? हेडिंग आपका हो गया यूज ऑफ आउट टू, OUGHT आउट टू, जिसका हिंदी क्या होता है? चलिए मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जिसका हिंदी होता है आपका चाहिए। ओके, क्या हो गया हिंदी आपका? चाहिए। अंतर क्या है शुड में आउट टू में, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले आप आउट टू का नियम पढ़ें, नियम को समझें और उसको स्ट्रक्चर को देखें, उसके एग्जाम्पल को देखें, तब आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। बाकी तो मैं बताने के लिए हूं। चलिए यहां देखिए, सबसे पहला स्ट्रक्चर, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आउट, अब +2। आप आउट +2 लिखें या डायरेक्टली आउट टू लिखें, बात एक ही है। इट मीन्स कि बीच में जो प्लस का साइन दिया गया है, जिसे मैं सर्कल में बंद कर रहा हूं, ये लिखे अथवा ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टू के बाद मैं पढ़ा चुका हूं जी आपको टेंस में भी, वॉइस में भी, कि टू के बाद क्या रहता है हमेशा? V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लग गया आपका? अदर वर्ड, यानी OW। यानी फाइनल स्ट्रक्चर आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये है आपका स्ट्रक्चर जिस पे आपको क्वेश्चन को बनाना होता है या फिल इन द ब्लैंक्स को भरना होता है। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट में कह रहा है आउट टू, यानी चाहिए। आउट टू इज यूज्ड फॉर मोरल ड्यूटी। आपका फिर से आ गया वो बुक का पार्ट जिसे मैंने आपको पढ़ाया था डॉक्टर जाकिर हुसैन वाले स्पीच में, कि मोरल ड्यूटी का हिंदी क्या होता है जी? नैतिक कर्तव्य, यानी वैसा कर्तव्य जो हम मानव को करना चाहिए। आगे बढ़े, हाँ क्या हो गया? मोरल ड्यूटी एंड फिर देखें क्या पर है? मोरल ऑब्लिगेशन कहिए, या ऑब्लिगेशन का सिनोनिम्स होता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यानी जिम्मेदारी या जवाबदेही। अब जरा गौर करें आप ध्यान से,
मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक खास इंपॉर्टेंट बात छुपा हुआ है। अगर जिन बच्चों ने कल के लेक्चर 7 में मॉडल वर्ब का लेक्चर 7 अगर आप लोग क्लास किए होंगे तो कल के नियम शुड का रूल नंबर 2 और आज का नियम आउट टू का रूल नंबर 1 बोथ आर सेम। ओके, आप चाहें तो घर पे इस वीडियो को देखने के साथ साथ जब वीडियो ये क्लास खत्म हो जाए, ये क्लास खत्म होने के बाद आप लेक्चर 8 को फिर से निकालें और वहां पर देखें शुड का रूल नंबर 2। ओके, रूल नंबर 2 ऑफ शुड। जो चीज मैंने यहां लिखा सेम टू सेम वही चीज आपको वहां पर भी लिखा गया था, बट अंतर सिर्फ क्या इसका जी, तो आउट टू का और शुड का। तो जरा समझिए कॉम्बिनेशन के रूप में कि कॉम्बिनेशन में क्या कहता है। कल लिखाया गया था शुड का रूल नंबर 2 में कि शुड इज यूज्ड फॉर मोरल ड्यूटी एंड मोरल ऑब्लिगेशन या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी शुड का प्रयोग नैतिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी के लिए होता है। सेम टू सेम वही रूल आज भी लिखा गया है, लेकिन आउट टू के रूप में लिखा गया है जी। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, आउट टू इज यूज्ड फॉर मोरल ड्यूटी एंड मोरल ऑब्लिगेशन या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका भी हिंदी वही होगा कि आउट टू मतलब चाहिए, आउट टू का प्रयोग मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी के लिए किया जाता है। तो अब देखें कि कल का शुड का रूल नंबर 2 और आज का आउट टू का रूल नंबर 1 दोनों का यूज बिल्कुल सेम टू सेम है, बिना किसी चेंजिंग के, बिना किसी डिफरेंस के। तो यहां से एक बात तो कंफर्म हो गया, कहने का अर्थ ये हो गया मेरा कि शुड और आउट टू का जो फर्स्ट रूल है वो दोनों का सेम होगा। इट मीन्स कि जहां पर अब शुड लगाना है वहां आउट टू लगा सकते हैं, या जहां आउट टू लगाना है वहां शुड का प्रयोग भी किया जा सकता है, किसी तरह कोई गलती नहीं होगा। ये हो गया आपका रूल नंबर 1 क्लियर। एग्जाम्पल देखें, पहला एग्जाम्पल आपका कह रहा है कि वी आउट टू हेल्प द पुअर, हमें या हम लोगों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। सेंटेंस किस तरह का है जी, ये हमारा मोरल ड्यूटी है कि हमें गरीबों की सहायता करने चाहिए। नंबर 2 आज एग्जाम्पल, पीपुल आउट नॉट टू, ठीक है, आउट नॉट टू टेक ब्राइब्स। यहां देखिए एक नया मीनिंग आपके लिए आया, BRIBES, जिसे मैं सर्कल में बंद कर रहा हूं, ब्राइब्स। ब्राइब्स मतलब क्या होता है जी, घूस लेना, यानी घूस। तो क्या हो गया कि पीपुल आउट नॉट टू टेक ब्राइब, लोगों को घूस नहीं लेने चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये भी क्या आपका हो गया, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन दोनों सेंटेंस में जहां जहां पर आउट टू लगा है, हम चाहें तो इस आउट टू के बदले, ठीक है, एक आउट टू यहां पर हम चाहें तो शुड, SHOULD, शुड लिख सकते हैं, और यहां भी चाहें, जिसे मैं बॉक्स के अंदर लिख रहा हूं जी क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है इसलिए बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं शुड, आप यहां भी चाहें तो शुड का प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। समझ गए फाइनली कि किसी कंडीशन में हम चाहें तो आउट टू और शुड का प्रयोग कर सकते हैं। इट मीन्स कि बोथ आर सेम इन एनी रूल्स एंड एनी कंडीशन। लेकिन दोनों में क्वेश्चन कैसे अंतर आ जाएगा, क्वेश्चन में कहां पर हमको भरना आउट टू, कहां भरना शुड, वो समझने की बात है। दिस इज द ट्रिक। रूल सेम है, डजंट मैटर, बट कहां अप्लाई करना है मेन मैटर। तो चलिए इसको नोट के माध्यम से समझें कि नोट में कैसे हम दोनों को फाइनली डिसाइड कर सकते हैं कि क्वेश्चन में कहां पर आउट टू और कहां पर शुड। तो देखिए यहां पर नोट, चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कहां पर शुड होगा और कहां पर आउट टू होगा। यहां पर बॉक्स में 2 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे जरा। नंबर 1, अगर नंबर 1 करते हैं यू डॉट 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 डॉट, मतलब खाली स्थान यहां पर रहेगा, टू हेल्प द हेल्पलेस, क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ही डॉट 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 रीड इट। आप क्वेश्चन ध्यान से देखें और मेरी बातों को सुने। पहला क्वेश्चन कर रहा है यू
मतलब ब्लैंक्स टू हेल्प द हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब होता है असहाय, जिसकी कोई सहायता करने वाला ना हो। और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ही रीड इट। तो दोनों क्वेश्चन जो है आपका चाहिए का है। ओके, यह देखिए, चलिए मान लिया जाए कि ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन में दूसरा नंबर में जो ईट है, उस ईट को आप द कर दीजिए। चलिए इसको मैं यहाँ काट देता हूँ, रीड और द रामायणा लिख दीजिए आप, रामायणा। ओके, तो क्या होगा दूसरा क्वेश्चन कि ही खालिस्तान रीड द रामायणा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों जो क्वेश्चन में रहा है वो मोरल ड्यूटी को या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। तो किसमें भरना है आपको फाइनली, आउट या किसमें भरना है, शुड। तो क्वेश्चन में आप आराम से पकड़ सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्लू ऐसा रहेगा आपको जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो शुड को फॉलो करता है या आउट टू को फॉलो करता है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपका पहले से क्या लगा हुआ है जी, पहले से लगा हुआ है 2, जिसे मैं यहाँ पर एक सर्कल में बंद कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लगा हुआ है आपका 2। तो जाहिर सी बात 2 लगा हुआ है, तो आप अप्लाई कर दीजिए स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे देखिए थे टॉप कॉर्नर पे, राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे देखें कि स्ट्रक्चर क्या हो सकता है जिसे मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर आपका क्या फॉलो करना है, ध्यान देंगे। अगर सपोज दैट क्वेश्चन में रहता है शुड स्ट्रक्चर में, तो शुड के बाद ऑलवेज V1, ये आप जानते हैं और मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी। और अगर क्वेश्चन आपका रहता है आउट, तो साथ में क्या रहता है जी 2, तो 2 के बाद होता है V1। अब देख ले क्वेश्चन देख रहे हैं कि यू के बाद खालिस्तान है और 2 के बाद हेल्प है। तो 2 के बाद हेल्प है, तो हेल्प कौन सा फॉर्म हो गया, V1। तो जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन में शुड का प्रयोग कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी मैंने लिखा ऊपर में स्ट्रक्चर, यहाँ देखें ये आपका हो गया पहला स्ट्रक्चर कि शुड के साथ हमेशा V1। चलिए सपोज दैट आप पहला क्वेश्चन में शुड भरते हैं, तो शुड के बाद 2 आ रहा है, तो क्या शुड के बाद कभी 2 लगता है क्या, मैंने आपको बताया नहीं। तो आपको क्या भरना है, इस पैटर्न में आपको भरना है आउट। और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी ऐसा ही पूछेगा, अगर आउट पूछता है तो, कि 2 पहले से क्वेश्चन में लगा रहेगा। तो फाइनली क्या भर देंगे जी, आउट। क्या बन गया, आउट 2। तो जाहिर सी बात है कि दूसरा क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली क्या भर देंगे, इसमें भर देंगे शुड। दिस इज द फाइनल नोट एंड फाइनल डिफरेंस बिटवीन आउट टू एंड शुड। अब तो आपको क्लियर हो गया कि कहां पर शुड कहां पर आउट टू, क्योंकि दोनों का हिंदी होता चाहिए। तो ये था बच्चों आउट टू का प्रयोग। दूसरी बात, आउट टू में केवल और केवल एक ही नियम पढ़ना होता है इस नोट्स के साथ, समझे। आउट टू में केवल एक ही नियम पढ़ना है। इट मीन्स कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जितने सारे नियम शुड का था वो सारे नियम आउट टू पर अप्लीकेबल है। तो बेहतर है कि आप शुड में समझ लिए अच्छी तरह से, तो दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े। तो जो टाइम आप आउट टू में वेस्ट करेंगे उससे बेहतर यही है कि शुड वाले क्लास को एक बार फिर से आप देख ले, ताकि आपका एक ही साथ शुड और आउट टू दोनों क्लियर हो जाए। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर जब एक ही चीज़ है तो आपको कल ही बता देना चाहिए था कि भाई आउट के शुड के बदले आउट टू भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया, क्योंकि आपको कैटेगरी सब बटा हुआ है। जैसे आपका चला सेल का शुड, बिल का वुड, तो उसी तरह से यहाँ पर आउट टू और मस्ट एक साथ पढ़ना होता है। तो एक रूल यहाँ पर इसलिए बता दिया गया ताकि आप ये कंफर्म हो जाए कि शुड का रूल और आउट टू का रूल एक ही है। अब जो रूल आप शुड में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, वही सेम टू सेम रूल आप चाहें तो आउट टू पर अप्लाई कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। बस ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन में पहले से 2 है अथवा नहीं है, बस दिस इज द मेन पॉइंट। ओके, दिस इज द मेन पॉइंट टू आइडेंटिफाई अ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में पहले से 2 है अथवा नहीं है, तब जाकर के हमें यह कंफर्म हो जाएगा कि कहां पर शुड कहां पर आउट टू। तो ये था बच्चों आज का कंटेंट का टॉपिक नंबर 1। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले पेज की ओर, लेकिन उससे पहले चलिए मैं आपको फिर से ले चलता हूं बैक पेज पर, जहां पर आपको शो किया गया था क्या पढ़ना है जो। तो यहां देखें, यहां आपका जो पहला टॉपिक था यूज ऑफ आउट टू, यानी ये आपका हो गया क्लियर।
अब बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2 की ओर, जो दिया गया यूज ऑफ मस्ट। ये जो मस्ट है, इस मस्ट को आप फिर से VVI कर लें, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से तो नहीं, लेकिन नॉलेज, अगर आपको मॉडल वर्ब का नॉलेज रखना है तो मस्ट का नॉलेज रखना एकदम एसेंशियल है। बिकॉज विदाउट यूज ऑफ मस्ट वी कांट अचीव द फुल नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर मॉडल वर्ब। तो आपको इस टॉपिक को VVI समझते हुए इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी होता है और समझना एकदम जरूरी होता है, क्योंकि यूज्ड और शुड आर बोथ in the same to same rule, all rules are same, but must is very different from should and ought to, because कि must is essential for चाहिए। चाहिए के अर्थ में must का प्रयोग बहुत ज़्यादा essential होता है। कब? जब इसका यूज should और ought to से हट कर होता है तब। तो चलिए इसका क्या यूज है, क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा एग्जाम्पल्स आ सकता है इसको, इसके लिए हम बेहतर नॉलेज के लिए, एक अच्छे ज्ञान के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ शुरू करते हैं आपका आज के टॉपिक नंबर 2, जिसका हेडिंग क्या दिया गया जी। आप यहाँ पर हेडिंग देखें कन्फर्म में कि हेडिंग दिया गया है यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का बात किया जाए तो मस्ट का भी हिंदी क्या होता है, मस्ट का भी हिंदी होता है चाहिए। आप चाहें तो अपने नोटबुक में कॉपी पे नोट कर लेंगे कि शुड, आउट टू और मस्ट का हिंदी चाहिए। शुड एंड मस्ट, सॉरी, शुड एंड आउट टू आर सेम टू सेम, every rules and every structures, but must is very different from others। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर हो गया आपका पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में OW यानी अदर वर्ड। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ योर मस्ट। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप इस पैटर्न पे क्वेश्चन को बना सकते हैं, ट्रांसलेशन भी और फिल इन द ब्लैंक्स भी इसी पैटर्न से भरा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं रूल नंबर 1 की ओर। आइए मस्ट का रूल नंबर 1। तो मस्ट का जो रूल नंबर 1 है, इसे आप सबसे पहले VVI कर लेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रूल आपका मस्ट का यही है, जिसे मैंने यहाँ पर शो कर दिया VVI से। ओके, अब जरा पढ़ें। पहले मैं पार्ट को अलग अलग पढ़ता हूँ, फिर साथ में कंबाइन करके एक साथ सबका हिंदी कर दूंगा, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही बच्चों की अब तक जितने क्लास आप कर चुके हैं मेरे इस इंग्लिश ग्रामर का या फिर बुक के पार्ट का, तो आई होप जिन बच्चों को इंग्लिश टू हिंदी नहीं करने आता था वो कम से कम अब कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे। चलिए मान लिए 100% नहीं, 50% भी नहीं, कम से कम 25% तो आप सीखे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लियरली अच्छे तरह से अंग्रेजी का स्ट्रक्चर और हिंदी कर पाते हैं। जब आप लोग चैटिंग करते हो हमसे टेलीग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप पे या जिसमें क्लास चलता था लाइव क्लास उस समय, तो आपके राइटिंग स्टाइल से मुझे ये समझ में आता है कि कौन से बच्चे का स्ट्रक्चर वैल्यू कितना ज़्यादा है, या कौन से बच्चे का इंग्लिश का जो राइटिंग है, इंग्लिश का जो थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो काफ़ी बेहतर है। तो ये हम टीचर लोग समझ पाते हैं अच्छी तरह से कि कौन से बच्चे कितने मेहनत कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप जब रिप्लाई करते हैं तो आई थिंक आपको ये चाहिए कि जिससे सपोज दैट समझिए कि तुम कैसे हो आलिया, ठीक है, तुम कैसी हो आलिया। तो यहाँ पर ऐसे आप मत टाइप कीजिए कि TUM तुम, KIAC कैसे हो आलिया। आप कोशिश करेंगे कि हाउ आर यू आलिया। ऐसे करने से क्या होगा कि आपके साथ साथ आपके जो दोस्त लोग भी लाइव क्लास पढ़ते होते हैं वो भी आपके कमेंट्स को पढ़ करके कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। हाँ चलिए मान लिया जाए कि क्लास खत्म हो गया, आपको कुछ हमसे क्वेश्चन पूछना है, तो मैं भी यही चाहता हूं कि हमसे जो बच्चे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम पे या यूट्यूब पर जब आप देखते रहते हैं, जब कुछ पूछना हो तो आप कोशिश करें कि जब हमसे पर्सनली हमसे, तो उसको ट्रांसलेशन के रूप में ही पूछें। मैं भी आपको देखते होंगे कि आप जब मैं आपको रिप्लाई करता हूं तो ज़्यादातर मेरा लैंग्वेज रहता है आपको ट्रांसलेशन के रूप में ही। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि इससे आपका जो स्पोकन स्किल्स है, स्पीकिंग जो राइटिंग है, लिखने का तरीका है, वो आपका स्ट्रांग होगा। और यही स्टाइल आपको एग्ज़ाम में काम देगा। कब? जब आप इंग्लिश में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या समरी लिख रहे होंगे तब। प्रीवियस क्लास में मैंने ये चर्चा किया था कि कुछ बच्चों का ऐसा सवाल रहता है कि सर
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो लिखना है इंग्लिश वर्जन में या हिंदी वर्जन में, तो आपको वहाँ भी हेल्प कर देगा। कौन सा स्ट्रक्चर? यही स्ट्रक्चर जो अभी से आप यूज करते रहेंगे। यानी यह एक बार आप स्पोकन नहीं सीख सकते हैं, न लिखने के लिए न बोलने के लिए, तो आपको धीरे 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 कंसिस्टेंटली आपको ट्राई करना होगा। तो जो आप करते हैं कि डायरेक्टली लिखते हैं कि तुम कौन हो, उसे बना क्या लिखो, हु आर यू। तुम कैसी हो तो हाउ आर यू। डायरेक्टली आप चेंज करें इसको। हालांकि हर कोई जानता है, मैं भी जानता हूं कि जनरली चैट में ऐसा लैंग्वेज चलता है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप हमसे चैट करें तो थोड़ा सा लैंग्वेज को सुधारें। इसलिए नहीं कि मुझे बुरा लगता है, बात बुरा लगने की नहीं है, बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कुछ सीखें और कुछ ऐसा सीखें जो आप अपने छोटे भाई बहन को भी सिखा सकें। बस यही मैं चाहता हूं कि जब कमेंट वगैरह करें, चैट करें, तो कोशिश करें हर बच्चे, ठीक है, हर बच्चे, हर स्टूडेंट से ही कोशिश करें कि उसको एक स्पोकन स्किल्स के रूप में आप चैट करें। आपको देखिएगा कि महीने 2 महीने में आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज माई गारंटी। हाँ, जो बच्चों का इंग्लिश काफ़ी बेहतर है वो तो करते हैं हमसे, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं पर्सनली नाम नहीं लूँगा, लेकिन समय आने पर नाम लूँगा। ये बात मैं पहले ही बोला था और आज ही बोलता हूँ कि समय आने पर मैं ऑनलाइन क्लास में सबका नाम लूँगा, लेकिन मैं अभी टाइम दे रहा हूँ उन सभी बच्चों को जो थोड़ा सा वीक है। तो देखिए, वीक स्ट्रांग को होता नहीं है, सबको बनना पड़ता है, करना पड़ता है। आप भी मेहनत करो, आप भी सीख जाओगे। बाकी मैं सिखाने के लिए हूँ। आप मुझसे पूछिए कि हाँ सर, इस मीनिंग को क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा कि मुझे आसानी से समझ में आए। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि कुछ खास स्टूडेंट हैं जो डेली कमेंट करते हैं, डेली कमेंट में पूछते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लाइव चैट करते हैं फिर भी कमेंट नहीं करते हैं। कुछ क्वेश्चन रहता है समस्या, फिर भी नहीं पूछते हैं। तो भाई, जब तक आप हमें कमेंट नहीं करोगे, हमसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका समस्या क्या है? समझ रहे मेरी बातों को? तो चलिए, इस बात के लिए मैं आपको वीडियो के अंत में थोड़ा सा मैं समझाऊंगा एक मोटिवेशनल क्लास के रूप में, ओके। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप कंसंट्रेशन रखें, आप मस्ट क्योर, क्योंकि आपको पहले रूल समझना है, तब आपको एक्स्ट्रा ज्ञान लेना है। तो चलिए, आपको जो एक्स्ट्रा ज्ञान मैं देने वाला था उसको मैं लास्ट में दूंगा, बने रहे वीडियो के साथ। और यहाँ पर देखें रूल नंबर फर्स्ट। हाँ, क्वेश्चन कर रहा है कि मस्ट इज यूज्ड, मस्ट का प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हो कि पूरे इस टॉपिक में मैं सब एक ही पैटर्न का, एक ही लैंग्वेज का स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं। क्यों? आप लोगों के लिए। मैं चाहूं तो इस नियम को 5, 6, 7 अलग अलग तरीके से डिनोट कर सकता हूं, लिख सकता हूं, लेकिन परेशानी आपको होगी। परेशानी ये होगी कि खुद आपको लगेगा कि सर कभी ऐसे लिखते हैं, सर कभी वैसे लिखते हैं, अरे हमको समझ में नहीं आता, छोड़ो क्लास बंद करो यार, ऐसा आपको लगेगा। इसी कारण मैं हमेशा एक ही लैंग्वेज का प्रयोग करता हूं। क्यों? ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप धीरे धीरे लैंग्वेज स्किल को डेवलप करें, ताकि मैं और आपको बेहतर दूं। मैं चाहता हूं कि आपको और बेहतर दूं, लेकिन ये डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना गेन कर पाते हैं, आप हमसे कितना छीन ला पाते हैं, कितना सीख पाते हैं। ठीक है। हाँ, देखें, मस्ट इज यूज फॉर अ स्ट्रॉन्ग एडवाइस। अब ये आपके यहां पर एक नया मीनिंग आ गया जी, स्ट्रॉन्ग। ओके, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, यानी दृढ़, यानी स्ट्रॉन्ग हो गया। एडवाइस पे चलिए पहले समझ लीजिए आप। एडवाइस आपका हो गया सलाह। लिखना पड़ेगा हिंदी, क्या कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आसान मीनिंग है, मैं हिंदी बोल रहा हूं, सुन करके समझेंगे। एडवाइस मतलब हो गया सलाह। उसके बाद देखिए ऑर्डर, आदेश। हाँ, इसको देखिए कंपल्सन। इसको आप चाहे तो अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। कंपल्सन का हिंदी होता है अनिवार्यता, मतलब अनिवार्य, बहुत जरूरी, एसेंशियल या नेसेसरी भी कह सकते हैं। तो कंपल्सन का साइन क्या हो गया जी? कंपल्सन का साइन हो गया कंपल्सरी या नेसेसरी या एसेंशियल। ठीक है। या रिक्विसाइट भी पढ़ सकते हैं इसको, जो आपको पढ़ाया गया था भारतीय माई होम में, एक मीनिंग आपको आया होगा, रिक्विसाइट। उसके बाद यहाँ देखें इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या होगा आपका जी? निर्देश। चारों मीनिंग में, चारों के आगे क्या लगा हुआ है आपको? तो 4 मीनिंग के आगे स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है। अब जरा ध्यान दें कि स्ट्रॉन्ग क्यों लगा। तो जिस तरह से आपको पढ़ाया गया था पॉसिबिलिटी, आपको याद होगा मे और माइट के यूज में, तो जहां पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी था तो लगा था मे, और लेस पॉसिबिलिटी था तो लगा क्या था? माइट। उसी तरह से यहां समझिए कि एडवाइस मतलब सलाह देना, ऑर्डर मतलब आज्ञा देना,
कंपल्सन मतलब अनिवार्य कोई काम होना या जरूरी कोई काम होना, या जिसे बोलते हैं कंपल्सरी काम यानी बहुत जरूरी, इमरजेंसी। और एक लास्ट में दिया इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। तो ऑर्डर को, एडवाइस को, कंपल्सन को और इंस्ट्रक्शन को हम चाहें तो दो अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन सा पार्ट? एक स्ट्रॉन्ग और एक लेस। अगर स्ट्रॉन्ग की जरूरत पड़े, स्ट्रॉन्ग का क्वेश्चन रहे तो आप हमेशा मस्ट अप्लाई करेंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा गया है। और अगर लेस रहे तो ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि शुड या आउट टू अप्लाई करें। अब हुआ कुछ क्लियर? नहीं? चलिए मैं फिर से समझाता हूं। यहां देखें, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं इधर एग्जाम्पल समझाता हूं। इधर मैं बॉक्स दे रहा हूं, इस बॉक्स को समझेंगे जरा। इस बॉक्स में आपको ध्यान देंगे, एक हो गया एडवाइस, उसके बाद हम बोल सकते हैं दूसरा में ऑर्डर, उसके बाद बोल सकते हैं कंपल्सन, COMPULSION कंपल्सन। एक लास्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTION इंस्ट्रक्शन। ये 4 वर्ड मीनिंग, ध्यान देंगे कि ये 4 जो वर्ड मीनिंग है, इन चारों का प्रयोग 2 अलग अलग तरीके से होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग कर करके और एक होता है लेस करके। स्ट्रॉन्ग की जरूरत पड़े तो हमेशा क्या अप्लाई करना है जी? मस्ट। जबकि लेस की जरूरत पड़े तो लेस वाले में आप क्या भरेंगे? शुड। और शुड नहीं भरना है तो आउट टू भी भर सकते हैं। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, ओके, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ योर स्ट्रॉन्ग एंड लेस कंपल्सन, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। यहां देखें, अब आ जाए एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल में क्या कर रहा है? पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया जी? यहां पर ध्यान देंगे, ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एडवाइस यानी कड़ा सलाह, मतलब वैसा सलाह जो आपको फॉलो करना ही करना चाहिए। तो क्या देखें क्या है? कह रहा यू शुड, सॉरी मैंने यहाँ पर गलती से आपको शुड लिख दिया, इसे आप यहाँ से काट देंगे, ठीक है, दोनों में। दिस इज माई टाइपिंग मिस्टेक, सो सॉरी। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि पहला पार्ट में भी भर देंगे आप क्या जी? मस्ट। और यहाँ दूसरा पार्ट में भी क्या भर देंगे? मस्ट। ओके, आपको थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उस बातों को सुने। यहाँ हेडिंग देखें क्या दिया गया? एग्जाम्पल को मैं अलग अलग कैटेगरी में यहाँ बांट रहा हूँ। तो पहला कैटेगरी क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एडवाइस, यानी स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल, मजबूत, प्रबल एडवाइस के रूप में, जो कि एडवाइस मानना ही चाहिए, मैंने अति आवश्यक काम के रूप में। तो क्या कर रहा है? यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, मतलब तुम्हें समय पर दवा लेनी चाहिए या दवा खानी चाहिए। दिस इज स्ट्रॉन्ग एडवाइस फॉर एवरीवन। तो यहाँ पर शुड की अपेक्षा मस्ट का प्रयोग ज्यादा सुटेबल होता है। दूसरा देखें एग्जाम्पल, दे मस्ट नॉट टीच द डॉग्स, उन लोगों को, कुत्तों को नहीं चिढ़ाना चाहिए। तो देखें तो यहाँ पर टीच दिया गया है। टीच मतलब होता है तंग करना या छेड़ना या चिढ़ाना। अब देखिए पहला एग्जाम्पल में जहाँ पर लिखा गया इन टाइम, प्रीपोजिशनल के रूप में आप चाहें तो ऑन टाइम भी लिख सकते हैं जी, गलत नहीं होगा। इन टाइम या ऑन टाइम दोनों सही आपका है। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस में क्या हो गया कि यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम या ऑन टाइम, मतलब तुम्हें समय पर दवा लेनी ही चाहिए। दिस इज स्ट्रॉन्ग एडवाइस। दूसरा क्या कर रहा है कि दे मस्ट नॉट टीच द डॉग्स, तुम्हें उन लोगों को, कुत्तों को चिढ़ाना नहीं चाहिए या कुत्तों को तंग करना नहीं चाहिए। अगर आप तंग करोगे तो क्या करेगा? काटेगा, फिर आपको 14 को सुइया भगवाएगा। तो बेहतर है कि इस पॉइंट क्या मानेंगे हम लोग? उसको मानेंगे हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस। ओके, अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। यहां पर देखिए हेडिंग दिया गया है क्या आपका जी? हेडिंग है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, यानी प्रबल आज्ञा, वैसा आज्ञा जो मानना ही मानना है। आप ना चाहते हुए इसको मानना ही पड़ेगा। दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। यहां देखें पहला एग्जाम्पल फर्स्ट में कर रहा है यू मस्ट बी बैक, मतलब लौटना या वापस आना। हम चाहें तो यहाँ पर रिटर्न भी लिख सकते थे, आपका सही होता। टिल मतलब होता है तक, जो कि एक प्रीपोजिशन है जो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। टिल, TILL, टिल 11 o'clock। यू मस्ट बी बैक टिल 11 o'clock।
क्या तुम्हें 11 बजे तक लौटना चाहिए। जैसे मान लें आप कहीं जा रहे हो, आपको मैं बोल दूँ, या मान ले जाए किसी का नौकर बाजार गया कुछ लाने के लिए, तो मालिक क्या बोलता है उसको जी कि तुमको 11 बजे तक लौट आना चाहिए या लौट आना है। इट मीन्स कि उसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर हो गया कि नहीं भाई हमको 11 बजे तक आ जाना ही है। दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। एग्जाम्पल में 2 देखें। 2 में कह रहा है यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें इस काम को अवश्य करना चाहिए। एट एनी कॉस्ट, इसे जिसे मैं बंद कर रहा हूँ एक बॉक्स में, इसको आप कॉपी पर लिख लेंगे जी। ऐसे मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ यहाँ पर। एट एनी कॉस्ट या कह सकते हैं एट एनी कंडीशन। इन दोनों का मतलब होता है हर हाल में, हर कीमत पर। ये एक फ्रेज है, मुहावरा है। एट एनी कॉस्ट या एट एनी, इसको बोल सकते क्या, एट एनी कॉस्ट या एट एनी कंडीशन। तो क्या हो जाएगा, किसी भी कीमत पर या हर हाल में। तो पूरा हिंदी करें, यू मस्ट डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, तुम्हें इस काम को हर हाल में करना चाहिए, या तुम्हें इस काम को हर कीमत पर करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। ये था आपका 2 एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एडवाइस का 2 एग्जाम्पल और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर का 2 एग्जाम्पल। अब देखें आपके रूल नंबर 1 में बच रहा स्ट्रॉन्ग कंपल्सन, यानी अनिवार्य, बहुत जरूरी काम, जिसको कंपल्सन को कंपल्सरी या नेसेसरी या इसेंशियल या रिक्विसाइट भी कह सकते हैं। ऑल आर साइनोनिम्स। एक बच गया आपका है लास्ट में इंस्ट्रक्शन, निर्देश, किसी को सूचना देना। निर्देश यानी नोटिस करना, नोटिसफाई करना, इस तरह से। तो चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। यहाँ देखें, यहाँ आपको तीसरा एग्जाम्पल में दिया गया है हेडिंग में, क्या है जी, देखें स्ट्रॉन्ग कंपल्सन, यानी वैसा काम जो अनिवार्य हो, मतलब करना ही करना है, एकदम अनिवार्य काम। जैसे आप देखें, आप पढ़े होंगे 10th में, तो आपको एक विषय मिलता होगा एक्स्ट्रा लेने का, जिसको बोलते हैं एडवांस या इकोनॉमिक्स। कुछ याद आया आपको, एडवांस या इकोनॉमिक्स? वो क्या है, कंपलसरी नहीं होता है। जिस तरह से मैट्रिक में आप पढ़े होंगे इंग्लिश के बारे में, जितना इंटरेस्ट लेके आज इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, यही इंटरेस्ट लेके अगर आप मैट्रिक पढ़े होते हैं हर बच्चे, तो आपको इतना परेशानी नहीं झेलना पड़ता, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साफ साफ आपको सिलेबस में क्या लिखा है जी, 10वां तक, 10th क्लास तक बिहार बोर्ड में, कि इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। मतलब क्या कंपलसरी, मतलब नहीं है, मतलब क्या जरूरत नहीं है। आप खुद देखें, आप मैट्रिक एग्जाम दिए, मैट्रिक एग्जाम में दिए, आप तैयारी उसका नहीं किए होंगे स्पेशली, जितना ध्यान दिए होंगे आप साइंस पे, मैथ पे, संस्कृत पे, एसएसटी पे, उतना का 25% भी इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिए होंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में पहले से सेट है कि दिस इज नॉट ए कंपलसरी सब्जेक्ट। आप वहाँ पास करो फेल करो, आपके मेन 500 नंबर में उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपका इंग्लिश में 10 नंबर आता है आप तभी पास हैं, और अगर इंग्लिश में आपको 95 नंबर आता है तभी पास हैं। आपको मेन नंबर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का मार्क्स ना घटाता है ना जोड़ता है। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट कंपलसरी। समझे? अब समझिए जरा एग्जाम्पल को। यहाँ कह रहा है स्ट्रॉन्ग कंपल्सन, यानी स्ट्रॉन्ग कंपलसरी, जिसको अनिवार्य करना है, मतलब हाँ तो हाँ, फाइनल तो फाइनल। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, योर एप्लीकेशंस, मतलब होता है आवेदन पत्र। अब जो भरता है ना फॉर्म वगैरह, वो आवेदन पत्र मस्ट बी रीच्ड। देखो तो बी के साथ क्या आ गया जी, यहाँ पर बी के साथ आ गया V3, जो आपका पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को शो करता है। कुछ याद आया? जैसे क्वेश्चन था बिल, तो क्या होता है, बिल बी प्लस V3। सेल, तो सेल बी प्लस V3। वही चीज यहाँ पर लगे क्या, मस्ट प्लस बी प्लस V3। आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं वॉइस का रूल नंबर 13 से, जिसे मैंने बॉक्स में बंद किया। ठीक है, वॉइस का रूल नंबर 13। हाँ, तो क्या हो गया, योर एप्लीकेशंस मस्ट बी रीच्ड। फिर कह रहा है योर एप्लीकेशंस मस्ट बी रीच्ड हेयर, मतलब यहाँ बिफोर टुडे, यानी आज से पहले, कितने, टुडे इवनिंग, आज शाम से पहले कितने बजे, 5 बजे, यानी 5 o'clock। अब फाइनली पढ़ें, योर एप्लीकेशंस मस्ट बी रीच्ड हेयर बिफोर टुडे इवनिंग 5 o'clock। आप सही बच्चों का जो आवेदन पत्र है आज शाम 5 बजे के पहले तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए। ये क्या आपका हो गया, स्ट्रॉन्ग कंपल्सन। नहीं समझे? चलिए मैं समझाता हूँ। आप अपने जब कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म,
चाहे वो मैट्रिक का हो या कुछ दिन पहले आप करवाए होंगे फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन के लिए आप अप्लाई किए होंगे ऑनलाइन फार्म। तो उसमें क्या रहता है जी, एक डेट दिया रहता है, एक डेट सेट रहता है कि आपको इस डेट तक ऑनलाइन कर देना है। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग कंपल्सन। क्या आपके डेट के बाद अगर आपका लिंक का साइट जो है बंद होता है, वेबसाइट जो पोर्टल होता है, पोर्टल जिसको हम ऑनलाइन करते हैं फार्म, वो बंद हो जाएगा, तो क्या उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कब तक? जब तक कि फिर से उस पोर्टल को अगले डेट तक एक्सटेंड नहीं किया जाएगा तब तक। लेकिन एक लिमिट डेट में आपको करना होता है। क्यों? क्योंकि दिस इज द कंपल्सन, अ स्ट्रॉन्ग कंपल्सन। समझ गए? अब समझिए दूसरा एग्जाम्पल, और बेहतर समझ में आपको आ जाएगा। यह देखें, कैंडिडेट्स मतलब होता है उम्मीदवार, और परीक्षक भी होता है। अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो होता है उम्मीदवार, अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो क्या होता है? परीक्षक। तो आप लोग एक स्टूडेंट हो, ना कि एक नेता बनने वाले हो। हाँ, नेता बनिए, लेकिन वो पढ़ के बनिए, क्योंकि बिना पढ़े नेता बनना भी खतरनाक साबित होता है। तो यहाँ पर मैं जो कैंडिडेट लिखा हूँ वो स्टूडेंट के लिए लिखा हूँ, छात्र के लिए, वो परीक्षा में शामिल होता है, उस कैंडिडेट की मैं बात करता हूँ। हाँ, कैंडिडेट्स मस्ट सोल्व 5 क्वेश्चंस। तो क्या हो गया कि परीक्षार्थियों को 5 प्रश्न को सोल्व करना चाहिए आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, यानी 10 प्रश्नों में से किसी 5 को सोल्व करना चाहिए। अब आपके दिमाग में तुरंत बात आ गया होगा कि हाँ सर, ये तो मैं देखा था, क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है। आप याद करें, आप गौर करें, आप मैट्रिक एग्जाम दिए आप सभी, उसके क्वेश्चन पेपर में किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है कि नहीं भाई आपको 10 में से 5 का आंसर देना है। तो क्या आप 6 का आंसर दोगे? 7 का आंसर दोगे? नहीं। हाँ, कोई बच्चे लालच में अगर ऐसा करते हैं कि नहीं भाई हमको 7 को आता है, हम 7 लिख देवे, तो 7 लिख देवे नहीं, बल्कि उसका नंबर आपको नहीं जुटेगा। बिकॉज कि आपको यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, एक स्ट्रॉन्ग कंपल्सन दे दिया गया है कि 10 क्वेश्चन में से 5 को ही सोल्व करना है। ये क्या हो गया आपका? स्ट्रॉन्ग कंपल्सन। तो मैं अपने तरीके से चाहता हूं कि मैं आपको बेहतर समझाऊं, बेहतर नॉलेज दूं, बशर्ते कि आप समझने के लिए रेडी रहें, आप पढ़ने के लिए रेडी रहें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर एक चौथा एग्जाम्पल की ओर, जो रूल फर्स्ट का एग्जाम्पल है, यहां करा स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। तो एक ऐसा निर्देश जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए, क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन या स्ट्रॉन्ग नोटिस। जैसे एग्जाम्पल देखें, स्टूडेंट्स मस्ट पे मतलब चुकाना या अदा करना, दियर फीस, मछली खाने वाला फीस नहीं, पेमेंट का फीस ऑन 5th ऑफ एवरी मंथ। दिस इज स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो देखिएगा आपको जो मिलता है स्लिप, एक मिलता है रसीद, उस रसीद में लिखा रहता है कि हमें 5 तारीख को, हर महीने के 5 तारीख को हमको मंथ का जो ड्यूज है, जो पैसा है वो चाहिए। यही यहाँ पर कह रहा है कि स्टूडेंट्स मस्ट पे दियर फीस ऑन 5th ऑफ एवरी मंथ, यानी छात्रों को हर महीने के 5 तारीख को क्या करना चाहिए? अपना अपना फीस जमा कर देना चाहिए। दिस इज स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स और दिए जा सकते हैं। नहीं, चलिए आगे हम बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर, जो कि मस्ट का है। मस्ट इज यूज्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग मोरल ड्यूटी, फिर कह रहा है अ स्ट्रॉन्ग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, यही चीज आपको पढ़ाया गया शुड में भी और आउटर में भी, यही अंतर है। देखे तो आप साफ साफ देख रहे हैं अपना स्क्रीन पे, जिसमें मैं यहाँ पर एक सर्किल में बंद करने वाला हूँ। देखो तो मैं किसको बंद किया? स्ट्रॉन्ग को। दिख रहा है ना सबको? स्ट्रॉन्ग मोरल ड्यूटी को। और इधर देखिए स्ट्रॉन्ग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो अगर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल ड्यूटी लेस हो, सिंपल हो, तो उसको हम शुड या आउट टू की सहायता से बनाएंगे। लेकिन दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी या दिया गया ड्यूटी एकदम स्ट्रॉन्ग कर दे कि नहीं करना है तो करना है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, मतलब क्या प्रबल नैतिक जिम्मेदारी या प्रबल नैतिक कर्तव्य, तो आपको वहाँ पर मस्ट अप्लाई करना बेहतर होता है और सबसे सुटेबल मस्ट ही होता है। देखें जरा एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल पहला हम कह रहा है कि सोल्जर्स यानी सैनिक, सिपाही मस्ट ओबे दियर कमांडर। कमांडर मतलब यहाँ पर क्या हो गया? उसको आदेश देने वाला, यानी सैनिकों का हेड, उनका बॉस, विदाउट एनी क्वेश्चन। हिंदी हो गया कि सैनिकों को
बिना क्वेश्चन किए, बिना प्रश्न किए अपने कमांडर के आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या ये सिंपल है ऑर्डर, मतलब सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सैनिक के लिए, या फिर स्ट्रांग है? तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? दैट इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, या फिर कह सकते हैं दैट इज स्ट्रांग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी, पॉसिबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि सैनिकों का ऐसा ऑर्डर दिया रहता है कि जब तक उसके कमांडर कुछ नहीं बोले तो बिना क्वेश्चन किए, बिना कुछ बोले वो कुछ काम को कर नहीं सकते हैं। ये क्या हो गया? तो स्ट्रांग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा एग्जाम्पल देखें, द जजेज मतलब न्यायाधीश, कितना जज वही न्यायाधीश, मस्ट बी ऑलवेज ऑनेस्ट, यानी न्यायाधीशों को हमेशा क्या होना चाहिए? एकदम ईमानदार होना चाहिए। ये क्या है? उसका स्ट्रांग मोरल ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि जज लोग को हमेशा ईमानदार होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल टू, दोनों क्या है जी? आपके स्ट्रांग मोरल ड्यूटी को या स्ट्रांग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। जबकि अगर आप ऐसे सिंपल पढ़ते हैं तो जैसे तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये भी उसी तरह का नियम है, लेकिन वो सिंपल है, वो क्यों करते नहीं हम लोग हैं। लेकिन यहाँ पर हमको करना पड़ता है क्योंकि मानना पड़ता है किसी का ऑर्डर, तो ये थोड़ा अंतर आ जाता है। तो दिस इज द सेकंड रूल ऑफ योर मस्ट। अब सवाल रहा कि कैसे हम समझेंगे फाइनली कैसे समझेंगे कि आउट टू, शुड और मस्ट का प्रयोग हमको पूरे 2 पन्ना में नहीं, एक शॉर्ट समरी के रूप में, एक ट्रिक के रूप में चाहिए। तो चलिए यहाँ पर आपके लिए ट्रिक भी प्रस्तुत किया जाता है जिससे आपको ये तीनों रूल्स शुड, आउट टू और मस्ट एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए फिर मैं चलता हूँ बैक पेज की ओर। एक बैक पेज और लीजिए। यहाँ देखिए मस्ट दिया गया है, उसके पहले आपको यहाँ पर आउट टू दिया गया है और प्रीवियस क्लास में आपको शुड पढ़ाया गया। तो प्रीवियस क्लास का शुड, यहाँ दिया गया आउट टू, उसके बाद मस्ट का एक पेज, मस्ट का सेकंड पेज। ये सारे चीज़ को कंबाइन करके मैंने आप सभी के लिए एक छोटा सा ट्रिक्स तैयार किया है जो आपको काफ़ी इंटरेस्टेड लगेगा और काफ़ी नॉलेजेबल है, जो आपको कम से कम समय में सही सही आंसर बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दिस ट्रिक इज ओनली फॉर माय स्टूडेंट्स। यहाँ ध्यान दें, यहाँ जो ट्रिक दिया गया है वो 3 चीज़ को मिला दिया गया है। देखें, पहला शुड है, दूसरा आउट टू है, तीसरा मस्ट है। चलिए इन तीनों के हिंदी की बात करते हैं, तीनों का हिंदी। ओके, इन तीनों के हिंदी की बात करते हैं तो तीनों का हिंदी क्या आपका हो गया? चाहिए, केवल चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा मैंने क्यों दिया कि शुड, आउट टू और मस्ट के बाद एक लाइन बना दिया, एक ब्रैकेट डाल दिया? इसलिए क्योंकि इन तीनों के बाद आप जब भी अप्लाई करेंगे तो केवल V1 अप्लाई करेंगे, ना कि V2, V3, V4 और V5। ओके, फाइनली याद रखें, शुड, आउट टू और मस्ट के ठीक बाद हमेशा आपका क्या लगेगा? V1 लगेगा, केवल और केवल V1। ये होगा आपका छोटा सा ट्रिक सिर्फ हिंदी और स्ट्रक्चर के लिए। अब यूज कैसे कर रहा है, हमको कैसे अप्लाई करना है डायरेक्टली नियम में, डायरेक्टली भरने के लिए या ट्रांसलेशन के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बॉक्स नंबर 2 की ओर। यहाँ आपको क्या दिख रहा है जी? यहाँ दिख रहा है आपको सिंपल। इस सिंपल को हम चाहे तो एक मीनिंग और लिख सकते हैं, क्या? लेस, यानी कम। यहाँ क्या देख रहे हैं नीचे में? देखिए, जिसे मैं बंद कर रहा हूँ बॉक्स में, एक सर्कल में, ये क्या आपका होगा जी? स्ट्रॉन्ग। अब देखिए जरा ऊपर, लेस वाले में या सिंपल वाले में मोरल ड्यूटी रहे या मोरल ऑब्लिगेशन रहे। या चलिए यहाँ पर हम चाहें तो ड्यूटी के साथ एडवाइस भी लिख सकते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी क्या हो गया? आपको हो गया मोरल ड्यूटी या मोरल एडवाइस। फिर क्या है? मोरल ऑब्लिगेशन कहिए या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए, बात एक ही है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर सिनोनिम्स। तो अगर दिया गया ड्यूटी या एडवाइस या ऑब्लिगेशन सिंपल हो तो आप क्या यूज करेंगे? या तो शुड करेंगे चाहे आउट टू करेंगे, आपका दोनों सही। अब कहाँ शुड कहाँ आउट टू, वो मैं पिछले क्लास में, सॉरी पिछले पेज में आपको पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि अगर क्वेश्चन में टू है तो आउट भरेंगे, टू नहीं है तो दोनों भर सकते हैं, गलती नहीं होगा। लेकिन इन दोनों में मैं बता दूं कि कोशिश कीजिएगा कि शुड का प्रयोग ज़्यादा करने के लिए, ठीक है? यानी आउट टू के अपेक्षा जो शुड का प्रयोग है वो क्या है? आपका VVI है। तो आउट टू का प्रयोग आप कम कोशिश करेंगे, आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। नीचे देखें, यहाँ क्या देगा? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग मोरल ड्यूटी हो या स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो या स्ट्रॉन्ग, यहाँ देखें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जी,
कंपल्सन में टाइपिंग के अनुसार थोड़ा सा यहाँ पर एम छूट गया है, वो आप लिख लेंगे COM, ओके, COMPULSION। यहाँ बीच में क्या डालेंगे आप, यह डालेंगे आप एम, जहाँ पर मैं एरो लगा रहा हूँ डीप येलो से, हाँ, तो COMPULSION कंपल्सन। तो स्ट्रॉन्ग मोरल ड्यूटी हो, स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन हो, या एडवाइस हो, या कंपल्सन हो, या हम चाहें तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है, INSTRUCTION इंस्ट्रक्शन हो। इन सब के लिए आप क्या लगाएंगे, केवल और केवल मस्ट का प्रयोग करेंगे। दिस इज योर सॉलिड ट्रिक्स, सॉलिड नोट्स फॉर योर एग्जाम। आप चाहें तो इस ट्रिक्स का प्रयोग कर करके शुड, आउट टू और मस्ट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और एग्जाम में बेझिझक, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के आप एग्जाम में इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका नंबर बिल्कुल सही सही आएगा। तो ये था बच्चों शुड का, आउट टू का और मस्ट का एक अलग ट्रिक्स जो आपको सब में वेरीफाई करता है कि कहाँ कहाँ क्या करना है। तो ये था आज का आपका लेक्चर 8, जिसमें आपको मुख्य रूप से आउट टू और मस्ट का प्रयोग और तीनों में क्या अंतर है वो एग्जाम्पल के साथ और काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया गया, बताया गया। कल के लेक्चर में क्या होने वाला है ये मैं बता दूं। अब मॉडल वर्ब का मात्र बच रहा है एक टॉपिक, जिसको बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी नंबर 3, जिसको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं नंबर 3 किसकी बात कर रहा हूं। तो आप मॉडल वर्ब का जो पहला लेक्चर है वो घर पे फिर से देखें, ओके। मॉडल वर्ब का जो पहला लेक्चर है उसे आप फिर से घर पे देखें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे कैसे कौन सा पार्ट किसके अंदर बटा हुआ है। तो कल के लिए कल मिलते हैं। फिलहाल आज का लेक्चर आपका हो गया फिनिश। तो चलिए बच्चों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आज के वीडियो को जरा लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू एंड दैट्स ऑफ ऑल, गुड बाय बाय।